हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा का आज जो है हम लेक्चर नंबर 10 पर बात कर रहे हैं और इसके प्रीवियस में मैंने लेक्चर नंबर 9 तक डिस्कस किया था और हमने जो है 9 में डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से पता लग गया है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होता है। मैंने इसमें आपके साथ दो टाइप के इक्वेशंस को डिस्कस किया था। एक तो हमने देखा था कि होमोजीनियस और दूसरा हमने ये देखा था कि नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस। तो देखो, होमोजीनियस में मैंने ये बताया था कि ax जो है 0 होता है और ax जो है b के बराबर होता है और b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसको हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग तरीके थे, है ना। जो होमोजीनियस थे वो हमेशा के लिए कंसिस्टेंट ही होता है, कंसिस्टेंट। और जो है नॉन होमोजीनियस जो होता है वो आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है ना। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो ये चीज भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि जो प्रीवियस का लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या किया था। दूसरा चीज, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका हमेशा के लिए जो है ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। क्या होगा? ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। तो इसको हमने देखा था। जब हमेशा के लिए सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन दो टाइप के एग्जिस्ट करते थे। एक तो हमारे पास ट्रिवियल और दूसरा हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता था। ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होता था तो वो सिर्फ 0 0 सॉल्यूशन होता था, है ना। वो 0 सॉल्यूशन ही होता था, है ना। जो कि x का y का सबका जो z का मान होता था वो 0 ही होता था, बस वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता था। और जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होता था तो जो डिटर्मिनेंट है वो भैया नॉन जीरो होना बहुत जरूरी था। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था तो भैया रैंक जो है हमेशा के लिए, अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर इतना ही होता था। ऐसे ही नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब होता था तो उस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होता था वो हमेशा के लिए 0 होता था। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब इसको बहुत ही डीपली अगर आपको जानना है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस अगर आप 9th लेक्चर को अटेंड करोगे तो आपको जो है ये पूरी की पूरी जो जानकारी है वो अच्छे से मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि हम इसके आगे फर्दर क्या करेंगे। तो फर्दर हम जो है आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कर्नल ऑफ मैट्रिक्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्नल ऑफ मैट्रिक्स। देखो, कोई भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, कोई भी टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो टॉपिक आप ये समझ लो कि भाई CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना पड़ जाए तो ये शायद मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अच्छे से कि हाँ कौन सा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को। तो देखते हैं कि कर्नल जो है क्या होता है। कर्नल ऑफ, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की तो डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं। द कर्नल और द नल स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? नल स्पेस भी बोलते हैं, ऑफ अ मैट्रिक्स ए और जिसका साइज है m क्रॉस n इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स x इन r सच दैट जो कि ax जो है क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये हमारा जो है क्या होता है? कर्नल होता है। मतलब अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो KER कर्नल ऑफ a, या फिर नल स्पेस n ऑफ a भी लिखते हैं हम इसको, विच इज रीड एज नल स्पेस। ठीक है, नल स्पेस ऑफ a। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई जो x है ना वो r की पावर n में से आता है और सच दैट जो ax है वो 0 हो जाता है। मतलब जो a के साथ अगर इस x की मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कर्नल क्या होता है। देखो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिया है। ठीक, जो कि हमारा क्या है? 1 2 3 2 4 एंड 6। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। अब यहाँ पर ना, अब x को हम यहाँ पर क्या करते हैं? लेट करते हैं और x को हम x1 x2 x3 लेट करते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये x1 x2 x3 इस प्रकार से हम इसको देखते हैं ना। तो जब ax इज इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो, ax हम निकालते हैं तो a तो हमारे पास जो है 2 1 2 3 है, 1 2 3
2 4 6 है, और यहाँ पर अगर मैं x की बात करूं तो x1 x2 x3 है, और ये किसके बराबर होना चाहिए 0 0 0। तो जब हम 0 0 करते हैं, देखो 0 0 करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, तो हमें एक तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा जो कि किस रूप का है, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से अगर हम वैल्यू को निकालते हैं, देखो अगर x2 को हम h मानते हैं और जो हमारे पास x3 है उसको हम अगर t मानते हैं, तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो x1 हो जाएगा ना, वो हमारा माइनस का 2h हो जाएगा और माइनस का 3t हो जाएगा। ये हमारा x1 का मान मिल गया है। तो अगर इन सारे के सारे जो मान है इनको हम यहाँ पर रख दे, ठीक है, इनको अगर यहाँ पर हम रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो जो x हमें मिल रहा है, सबसे पहले तो x1 का मान मिल रहा है जो कि 2h माइनस 3t मिल रहा है, और इसको हमने h माना x2 को और इसको हमने t माना h3 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं, ये मैट्रिक्स है और आपको पता है कि इन मैट्रिक्स को हम जो है एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो है यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, ये माइनस का 2h हो जाएगा, ये h हो जाएगा और ये t हो जाएगा, एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा, प्लस यहाँ पर दूसरा जो है माइनस का 3t, और यहाँ पर जो है हमारे पास 0 बन जाएगा, और यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर h तो एक बार ही है और t को हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो t जो है x3 वाला है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 ले लेंगे और यहाँ पर जो है हम t कर लेते हैं। क्लियर, t कर लेते हैं क्योंकि t दूसरे वाले में आ रहा है ना, तो दूसरे t को हम 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से अब देखो ये चीज अगर मैं जोड़ दूंगा ना, तो वही चीज मिल जाएगा जो यहाँ पर आपका आ रहा है, ये चीज मिल जाएगा। तो अब हम देखो इसको हमने जोड़ दिया है, तो अगर मैं यहाँ से h कॉमन लेता हूं तो ये जनरली बनेगा क्या, h, और ये बन जाएगा माइनस का 2 1 और 0, ये बन जाएगा, और प्लस अगर मैं यहाँ से t कॉमन लेता हूं तो माइनस का 3 0 और यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगा। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो कर्नल हमारा बन रहा है, कर्नल जो हमारे पास बन रहा है, कर्नल ऑफ ए दैट इज स्पान, मतलब ये जनरेट कर दे रहा है किसको किसको भाई, 2 1 और 0 माइनस 3 0, तो 2 ही आ रहा है। तो मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, कर्नल बन गया। ये कर्नल वही है जो इसको रखने पर क्या कर देता है, मैट्रिक्स 0 बना देता है। ये दो वही पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, कर्नल। अब डायमेंशन अगर हमें निकालना है, डायमेंशन कर्नल जो है कितने हो गए, कर्नल में कितने जो है वेक्टर्स है, वो हमारा डायमेंशन हो जाएगा, जो कि 1 और 2 वेक्टर। तो डायमेंशन अगर इसके हमें निकालना है तो जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। तो वही है, सॉल्यूशन स्पेस में का डायमेंशन निकालने के लिए देखो हमें इसके एक फॉर्मूला होता है जो कि नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, रैंक ऑफ ए। तो इसको अगर आप देखोगे इस इक्वेशन की हेल्प से, तो ये दूसरे का मल्टीपल है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर नलिटी की बात हम करें, नलिटी ऑफ ए की अगर हम बात करें, तो n माइनस रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ ए। तो रैंक निकालने के लिए आपको पता ही है कि जो है यहाँ पर वेरिएबल्स जो है कितनी है, n हमारे पास कितनी वेरिएबल इतना है, और जो है डिपेंडेंट कितनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉरी, तो वो हमारे पास 1 ही है। तो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। नलिटी यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर इसके बेसिस की अगर बात करें तो ये हमारे पास -1 1 0 और एक -1 0 और 1 आएगा। तो डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी सेम उसी तरीके से निकाला जो कि मैंने अभी प्रीवियस में आपको एक एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया सॉल्यूशन स्पेस का। अब जनरली सॉल्यूशन स्पेस देखो, अब यहाँ पर जो है ना कर्नल, ये नल स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस ही हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही हो गया, डायमेंशन जो निकालना हो गया, मैंने आपको बता ही दिया है। अब थोड़ा सा ना इस पर हम जाते हैं कि रैंक और जो नलिटी है, क्योंकि अक्सर इसमें जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो रैंक और नलिटी को समझने के लिए 2 कॉन्टेक्स्ट है। अब एक तो हमारे पास मैट्रिक्स कॉलम कॉन्टेक्स्ट है, और दूसरा जो है वो आता है सॉल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम सॉल्यूशन के बेसिस पर भी देख सकते हैं कि रैंक और नलिटी क्या आ रहा है। तो अगर हम मैट्रिक्स से कॉलम की बात करते हैं,
व्हेन वी लुक एट द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स से कॉलम को हम देखते हैं। कॉलम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि सारे के सारे इस टाइप के जो लाइंस है उनको हम देखते हैं, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, तो इनको हम देखते हैं। तो अगर रैंक की बात करें तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होती है, हमें वो देखना है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितनी है। उसके बाद नलिटी को अगर देखना है तो नलिटी ऑफ लीनियरली, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स या फिर रिलेशंस, लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशंस। तो अगर हमें रैंक देखना है तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम देखनी है, और अगर हमें नलिटी देखना है तो लीनियरली डिपेंडेंट जो है कॉलम्स को हमें देखना होता है। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, आप इस एग्जांपल को मैं अगर लेकर के चलूं तो इस एग्जांपल से थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊंगा कि किस प्रकार से जो है रैंक और नलिटी। वैसे तो मैंने बता दिया है, वैसे इसकी जरूरत इतना है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको आपको इस स्लाइड में थोड़ा बता देना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे ना जहां पर हर बार आप सेम कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा जानकारी आपको वैसे भी होना चाहिए। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम, ये सेकंड वाला कॉलम, ये थर्ड वाला कॉलम, तो फर्स्ट वाले कॉलम में कॉलम, बाकी जो दोनों सेकंड और थर्ड कॉलम है वो फर्स्ट वाले पर ही जो है हमारा डिपेंडेंट है। तो मतलब यहां पर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम की मैं अगर बात करूं तो जो एक ही है ना, जो एल कॉलम है वो हमारा एल कॉलम जो है वो हमारा एक ही है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं कि नलिटी, तो नलिटी जो इसकी होंगी, डिपेंडेंट कितनी है भैया, दो है, तो डिपेंडेंट कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। बाकी इसका आप जो है वैसे भी निकाल सकते हो, रैंक नली जो है रो एक्लोन फॉर्म के कन्वर्ट करके तब जा करके आप निकाल सकते हो, वो भी आसान तरीका है, लेकिन वो एक लेंदी मेथड हो जाता है जब आप एग्जाम में बैठते हो। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने सिर्फ कॉलम से ही पहचान लिया कि वो उसका रैंक कितना है, देखो कोई जरूरी नहीं कि हर बार हर ट्रिक काम करे, ठीक है, इसलिए सारे ट्रिक के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि एक ट्रिक आप वहां पे लगा करके आ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जो है सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट से। तो सॉल्यूशन में क्या है कि नलिटी ये कहता है, नलिटी कहता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वेक्टर्स विच फॉर्म अ बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस। वैसे मैंने आपको अभी बताया नहीं है बेसिस डायमेंशन वगैरह, तो ये सब तो मैंने आपको बताना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिस में जाकर के उस टाइम जब हम बेसिस पढ़ लेंगे तो वहां दिक्कत बहुत ज्यादा आपको नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है, वही सेम एग्जाम्पल को यहाँ पर लिया है। तो अगर इसके सॉल्यूशन को देखें हम तो Ax इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नल स्पेस हमने बोला था ना अभी, नल स्पेस आपको बताया था कैसे निकालते हैं, तो Ax इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से अगर इसके ये वही वाले मैट्रिक्स बन गए हमारे। क्लियर है। अब आप देखो दो से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो ये दूसरा वाला इक्वेशन वापस से मिल जा रहा है, या इसमें से अगर दो कॉमन लूंगा तो पहला वाला दूसरे वाले इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं है, बस दो का मल्टीपल है। तो अगर मैं x2 को h मान लूं, x3 को t मान लूं, तो यहाँ से ये वही चीजें आगे जो आपको अभी निकाल के दिखाया था। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हो रहे हैं, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो नलिटी जो है कितनी आ जाएंगी इसकी, दो जो है इसकी नलिटी आ जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, होना है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो है अलग चीज होता है, कॉलम जो है अलग है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो कि दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंड किसी पर, कोई दूसरा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम जो है निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बीच में रखा था स्लाइड तो मैंने बता दिया आपको, ये बस आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो है दोनों ही है। इन मैट्रिक्स कॉलम में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है कॉलम रैंक देखने के लिए, और लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम या फिर रिलेशन हो जाता है। नंबर ऑफ नॉन पाइवट, नंबर ऑफ नॉन जीरो पाइवट्स, मतलब नॉन जीरो पाइवट वही है कि आपको मैंने बताया था नॉन जीरो कितने पाइवट से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर कौन कौन सा है जो नॉन जीरो है। तो उसके बाद नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है, वो नलिटी बताता है। ठीक है, क्या बताता है, नलिटी बताता है। नेक्स्ट जो है ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम यहाँ पर कर लो, इसको यहाँ से काट दो। ठीक है, क्लियर। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हमें इसकी क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसको हम नाम दे सकते हैं A। और मैट्रिक्स कैसे बनेगा, 1 1 1
एंड 1 2 1 1 1 2, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। और जब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया तो ये 3x3 का मैट्रिक्स बना है, इस चीज का भी हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो क्या इसमें कोई भी ऐसा जो है कॉलम दिख रहा है जो एक दूसरे पर डिपेंड है? अभी फिलहाल तो जो है हमें एक भी ऐसा कॉलम नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमें क्या देखना होता है, अगर कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना है तो कॉलम के कॉन्टेक्स्ट से अगर देखना है तो लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम हम देखते हैं। तो अगर डिपेंडेंट कॉलम अगर देखें तो वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अगर कॉलम के हिसाब से देखें तो इसकी जो नलिटी आ जाएगी ना भाई, नलिटी ऑफ ए जो है वो बिल्कुल भी क्या है, 0 है, कुछ है ही नहीं, कोई डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो नलिटी जो है इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से सॉल्यूशन स्पेस की बात किया तो सॉल्यूशन स्पेस क्या कहता है, सॉल्यूशन स्पेस कहता है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो कर्नल ऑफ ए क्या है, ये कर्नल ऑफ ए ही है, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। तो डायमेंशन इसकी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अगर आप कर्नल ऑफ ए निकालोगे जिसको हम सॉल्यूशन स्पेस कहते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। बाकी इसको आप रैंक निकाल कर भी करके देख सकते हो, वो भी सेम वैसे ही आना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो रैंक के फॉर्म में भी बता रखा है, इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो है एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसीडर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax is equals to 0 ऑफ m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल। a हमारे पास एक मैट्रिक्स है aij फॉर्म का भी है, m क्रॉस n मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम aij बिलोंग्स टू f, f इज अ इनफाइनाइट फील्ड है। तो सबसे पहला नंबर क्या कह रहा है कि इफ कर्नल ऑफ a जो है 0 आ रहा है देन द सिस्टम हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब अगर ये जो कर्नल है, कर्नल ऑफ ए जो आ रहा है वो अगर 0 आ रहा है तो उसका जो है जो सिस्टम है वो ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मैंने आपको बताया था कि 0 सॉल्यूशन जो होता है ना उसको ट्रिवियल बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर नलिटी ऑफ ए जो है 0 आ रहा है, देखो कर्नल ऑफ ए अगर 0 आ रहा है तो कर्नल वही है नलिटी हमारा, क्लियर। कर्नल क्या है, नलिटी ऑफ ए है ना। डायमेंशन ऑफ कर्नल अगर मैं बात करूं तो नलिटी ऑफ ए, तो नलिटी ऑफ ए जो है अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो सिस्टम हैज अ यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्लियर, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर नलिटी 0 आ रहा है इसका मतलब रैंक तो फुल होगा उसका, और रैंक फुल है तो डिटर्मिनेंट पक्का नॉन जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, ट्रिवियल होता है। तो बात यहीं से बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है, ये चीज मैंने आपको बता भी रखा है। ये एक्चुअल में होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम के लिए तो बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल के माध्यम से भी आप समझ सकते हो कि ए हमारे पास क्या है 1 1, देखो इसको हमने कोफिशिएंट को लिखा है जिससे कि ए मैट्रिक्स बनाया है, और एक्स हमारा एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है तो इसका रैंक जो है देखो 2 आ जाएगा क्योंकि n वेरिएबल्स है, क्लियर। अब रैंक वैसे भी निकाल कर देख सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लग रहा है आप वैसे निकाल करके देख सकते हो। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी देखा जाए तो जो है यहाँ पर 2 आ रही है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो है 2 आ रही है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं कर रहा है। तो नलिटी यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नलिटी। तो कर्नल जो है कितना आ रहा है इसका, 0 आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इफ देखो कर्नल ए जो है, अब इससे प्रीवियस वाले में तो हमने देखा था कि वो 0 आ रहा था तो बहुत सारे केसेस निकल के आया था। अब ये कर्नल जब 0 नहीं है, कर्नल 0 का मतलब क्या है, कर्नल 0 ना होने का मतलब क्या है कि जो नलिटी है ना वो हमेशा के लिए क्या होगा, 0 तो नहीं होगा। कर्नल 0 तो नलिटी 0 होता है, लेकिन जब कर्नल 0 नहीं है तो पक्का नलिटी तो 1 से बड़ी होगी या 1 बराबर होगी। तो जब 1 से बड़ी या बराबर हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि रैंक जो है ना पक्का कहीं ना कहीं n-1 तो होगी ही होगी, क्लियर। तो जब भी ऐसा होता है रैंक मतलब n-1 हो रही है, इसका मतलब पक्का डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही जाएगा, और जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है जो कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को रखूं तो आप देख सकते हो कि सी पर डिपेंड कर गया, मतलब सी पर डिपेंड कर, सी का अलग अलग वैल्यू रखने पर जो कर्नल में जो आएंगे वो अलग अलग हमारे पास वेक्टर्स आ जाएंगे, क्लियर। तो इसको भी यहाँ पर से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिस्टम इज यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ से फिर भी एक बार आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट इसको भी मैंने बता ही दिया है कि भाई डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, उसका एक जीता जाता एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो है
फोर्थ, इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल देन सिस्टम हैज ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन जो है कम है, क्लियर, और वेरिएबल जो है ज्यादा है, इक्वेशन मान के चलो कि 2 आ रही है और वेरिएबल मान के चलो 3 है, तो उस कंडीशन में हमेशा जो सॉल्यूशन होगा ना वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल तो भैया आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर इनफाइनाइट, अगर ट्रिवियल है तो फिर वो जो है सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही होता है, और नॉन ट्रिवियल है मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे, फाइनाइटली मेनी भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करेंगे। कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus y plus 2z is equals to 0, x minus y minus 2z equal to 0, x plus y plus 4z is equals to 0 has a unique solution then k is not equal to। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट हमारा जो है नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास k, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। तो ये तो हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जब इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको पता है कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो चलो एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 1 1 और ये हो गया 4। इन 2 को यहाँ पर लिखना है, इन 4 को यहाँ पर लिखना है, इस वाले k को इधर लिखना है, इस वाले 1 को इधर लिखना है यहाँ वाला, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। तो अब देखो 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर k मतलब यहाँ पर माइनस का 4k हो जाएगा, क्लियर, माइनस का 4k आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4k हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है माइनस का 2 आ जाएगा, इतना आ गया। देन माइनस यहाँ से आ जाएगा, इधर से सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा ये, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2k, ठीक है। और नॉन जीरो होना चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से आ रहा है 2 माइनस का 4k माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2k आ जा रहा है, और ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ से अब देखो कुछ कट रहा है तो उसको हटा देते हैं, ये हट गया है। और यहाँ से देखो 2 और 4 हो गया, तो यहाँ पर जो है माइनस का 4 और 2k। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो है माइनस का 2k आ रहा है और माइनस का 2 आ रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 2k और यहाँ से जो है माइनस का 2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल्स टू k डज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। तो k का मान जो है माइनस का 1 हमारा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर k बराबर -1 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। एक क्वेश्चन ये भी है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। देखो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जो कि m हमारे पास ये दिया हुआ है और अल्फा बीटा और जो गामा है वो 1 दिया हुआ है, x हमारे पास गिवन है और जो mx है वो हमारा 0 है। हैज द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ द ट्रेस m इज, ट्रेस के लिए इन्होंने बोला है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो पक्का 101% की जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन जो ये डिटर्मिनेंट है पक्का 0 होना चाहिए, क्लियर। डिटर्मिनेंट हमेशा के लिए 0 होना चाहिए। तो अगर इसके डिटर्मिनेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा गामा अल्फा 1 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा बीटा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 1, यहाँ पर आ जाएगा गामा और यहाँ पर आ जाएगा अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा गामा आ रहा है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, एक तो ये हो गया माइनस, अब इस साइड से सॉल्व करेंगे तो ये गामा हो गया, फिर यहाँ पर हो गया ये बीटा
फिर यहाँ पर हो गया ये अल्फा, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर 1 1 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 0 के बराबर होना जरूरी है, तो यहाँ से आ जा रहा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 0 हो गया। तो यहाँ से अगर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ गया, और ये 0 है। अब ट्रेस आपको पता ही है कि भाई अल्फा बीटा गामा है, तो इसका ट्रेस अगर हम निकालेंगे तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेस जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ट्रेस ही है और ये 3 ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो है यहाँ पर भी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन वेरिएबल्स है, जो कि ये हमारे पास दिया हुआ है। और इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ के। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये सेम वही चीज है कि हमें के का मान निकालना है जब इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तब मैं सिंपल इसका मैट्रिक्स बना लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, ये तो हम करके ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा के, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको अगर मैं निकालूंगा यहाँ से इसका डिटरमिनेंट, तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। 1, ये 1 और यहाँ पर 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा के प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा देखो इसका 1, फिर इसका आ जाएगा 2k, फिर यहाँ से आ जाएगा 6 और इसका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 प्लस के माइनस यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k में से 2k है ना, तो माइनस का k इज इक्वल्स टू 0, तो k का मान जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 0। तो k का मान 0 के लिए जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उस चीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है। अगर ए एक हमारे पास 5x5 मैट्रिक्स है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि कैसा है, 5x4 वाला, ठीक है, विद रियल एंट्री सच दैट ax इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कैसा वाला बन गया है, कैसा वाला बन गया है, ये होमोजीनियस टाइप का बना हुआ है। इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज 4x1 वेक्टर, और जो x है वो 4x1 मतलब 4 जो है रो है और कॉलम जो है हमारा कितना बन जाएगा, एक कॉलम, x1 x2 x3 x4। तो ये हमारे पास x दिया हुआ है। एंड 0 इज द नल वेक्टर, देन द रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा। तो रैंक निकालने के लिए अब हमारे पास कुछ जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका हेल्प लेंगे हम, ठीक है। तो यहां से अब आप देखो, अब चूंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, सिंस ए इज 5/4 का है, तो अगर ए 5/4 का है, ठीक है, अगर 5/4 का है, तो अगर यहां से अगर एक चीज तो पता लगा ही पा रहे हो कि अगर होमोजीनियस है तो पक्का 0 एक सॉल्यूशन हो जाएगा, एंड 0 इज सॉल्यूशन ऑफ ए, है ना, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको ये मैट्रिक्स वाला ये है, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर होमोजीनियस है तो पक्का यहाँ पर एक जो है ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि जो है यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, है ना, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि जो नलिटी है वो पक्का 0 होगा, और तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए जो है कितना हो जाएगा, कॉलम 4 हो गया। तो यहाँ पर जो रैंक आ रहा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और कैलकुलेट हमने कैसे किया है, गिवन इंफॉर्मेशन से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक जो हमारे पास जो दिया हुआ था वो होमोजीनियस टाइप का दिया हुआ था, ठीक है, होमोजीनियस टाइप का दिया हुआ था। तो होमोजीनियस से एक चीज तो क्लियर पता लग रहा है कि जो इसका यूनिक सॉल्यूशन है यहाँ से, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो उस कंडीशन में जो इसके नलिटी है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, इसको एक बार
देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंसिडर अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax इज इक्वल टू 0 वेयर A इज m क्रॉस n रियल मैट्रिक्स एंड n का जो मान है वो बड़ी है m से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। देखो अगर होमोजीनियस है तो मैंने आपको बताया था कि अगर Ax इज इक्वल टू 0, अगर ये होमोजीनियस है, कैसा है, होमोजीनियस, अगर ये होमोजीनियस है तो पक्का इट हैज अ सॉल्यूशन, इट हैज अ सॉल्यूशन, है ना, 101% है कि इसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा। अच्छा अगर सॉल्यूशन है तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये चीज हमें थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जीरो सॉल्यूशन है या नॉन जीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे, चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। देखो यहां से तो ऑप्शन चेक करो, देखो Ax हैज अ सॉल्यूशन, तो पक्का ये है कि सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। Ax इज इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, अब इसके बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। Ax इज इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब इन B और C डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस m। तो अभी B C D के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था होमोजीनियस के, तो A ऑप्शन यहां से क्लियर हो गया है। तो अब देखो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर देखो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए जो है वो हमारा क्या हो सकता है, नलिटी ऑफ ए जो है हमारे पास क्या हो सकता है, यहां से अगर हम 3 के अकॉर्डिंग भी अगर मान के चलते हैं तो यहां से जो है हम लिख सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। अब 3/3 के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पे मान के चले तो अब एक चीज आप देखो कि जो नलिटी है, जो नलिटी ऑफ ए है वो हमेशा के लिए 1 से बड़ी होंगी, है ना, बड़ी होंगी। तो Ax इज इक्वल टू 0 अगर बड़ी है, अगर 0 आता तो जीरो सोल्यूशन होता, अब a का 1 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो सोल्यूशन पक्का होगा, है ना, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। तो अगर नॉन जीरो सोल्यूशन है तो अब आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन तो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए निकाल सकते हो, कर्नल ऑफ ए क्या हो जाता है, मतलब सोल्यूशन स्पेस है कि नलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर नलिटी जो होगा आपको पता है कि n माइनस रैंक ऑफ ए हो जाएगा। तो नलिटी जो है वो हमारा n माइनस रैंक ऑफ ए क्या आ गया, m आ गया। तो डायमेंशन भी हमारे पास ये एटलीस्ट ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई है, डाउट्स है तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां से जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना इसको एक बार करेक्शन जरूर कर लेना, n है यहाँ पे ना, हाँ n है, तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास n हो जाएगा, क्लियर है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये n हो जाएगा, ये n हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन बाकी है, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे कि एच बी द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन स्पेस विद द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो which of the following is true, dimension of h is equal to 0, cardinality of h is equal to 1, cardinality of h is equal to 2, dimension of h is equal to 3 है। तो इसके डायमेंशन, कार्डिनलिटी, ये सारी चीजें इसमें पूछा गया है। तो इसको एक बार हम फाइंड आउट करते हैं। देखो मैट्रिक्स का हेल्प लेते हैं और उसी से ही करते हैं। देखो 1 2 3 3 4 4, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 12, ये हो गया ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी अगर हमें रैंक निकालनी है, ठीक है, इसकी अगर हमें रैंक निकालनी तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं, 3/3 हो गया। इसकी अगर रैंक निकालनी है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो पक्का रैंक ऑफ ए तो यहाँ पर 3 आ ही जाएगा। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो रैंक का तो हमारे पास 3 आ गया, तो यहाँ से अगर नलिटी निकाला जाए
तो नलिटी डिपेंडेंट्स यहां से देखा जाए तो यहां से देखो जो है जीरो आ गया, कोई भी डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो यहां से क्या आ जाएगा, नलिटी जीरो आ जाएगा, है ना, नलिटी जीरो आ गया यहाँ से। तो नलिटी जीरो आ गया, इसका मतलब जो डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ऑफ एस, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर सिर्फ जीरो है तो कार्डिनलिटी ऑफ जो एस होगा ना, कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या है, 1 हो जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है 1 हो गया, डायमेंशन जो है यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन था और कुछ टॉपिक जो है मैंने आज भी आप लोगों को बताया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे, बाकी और भी टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे, क्योंकि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें कई सारी चीजें और भी है, तो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बाकी चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इन जो पीडीएफ है इनका जो नोट्स है वो आपको वहां पर मिल सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।